एकाका एकाकी चाचा चाची सुन मोर भैया ना, वोट देवल अधिकार ह तोहर तो वोट देवे जइहना। वोट देवल अधिकार ह तोहर तो वोट देवे जइहना। नैकी बहुरिया नायक कनिया रे भौजी, नैकी बहुरिया नायक कनिया तनिको लजइहना। सोच समझ के अकिल लगा के बटन दबइहना। वोट देवल अधिकार ह तोहर तो वोट देवे जइहना। कोरोना है, सामाजिक दूरी बनाते हुए वोट करना है। कि मुहवा पे आपन रुमाल लगइहा, मुहवा पे आपन रुमाल लगइहा, हथवा सैनिटाइजर ना। कई के पूरा तैयारी भैया वोट देवे जइहना। वोट देवल अधिकार ह तोहर तो वोट देवे जइहना। दिन तारीख याद कर लीहा, दिन तारीख याद कर लीहा, अरे रे भूलइहा ना। एगो दूगो काम या काज होई लेकिन वोट देवे जइहना। सरकार चुने के बाजद सपना तनिको पिछुअइहना। वोटर लिस्ट में नाम जोड़वइहा आ वोट देवे जइहना। वोट देवल अधिकार ह तोहर तो वोट देवे जइहना। नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हो गया हूं आज की चर्चा के साथ। आज की चर्चा में हम बिहार में जो युवा वोटर्स हैं उसको लेकर चर्चा करेंगे। युवा वोटर की सोच क्या है, युवा वोटर कैसे इस बार वोट करने वाले हैं या उन्हें कैसे वोट करना चाहिए। हमारे साथ कुछ मेहमान भी है। आपको मालूम है रवि प्रकाश जी रोज हमारे साथ होते हैं, हर बार हमारे साथ होते हैं। ये तीसरा एपिसोड है इस सिलसिले में और हमारी कोशिश ये है कि मैं बिहार के इस चुनाव में जो लोगों के बीच में जागरूकता हो सकती है चुनाव को लेकर कि कैसे वोट करें, अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए वो क्या करें, और उससे ताकि बिहार को एक ऐसी मजबूती मिल सके, बिहार को एक ऐसा चेहरा मिल सके, बिहार को एक ऐसी सरकार मिल सके जो आज जहां खड़ा है बिहार उससे आगे बढ़ा सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बिहार को लेकर एक चिंता सबके मन में है। खास पे हम लोग जो बिहार से निकल के आए हैं, अलग अलग प्रदेशों में काम कर रहे हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, और हम कहते भी हैं कि नॉन रेजिडेंट बिहारी की ये चर्चा है जो चाहते हैं कि बिहार में कुछ सुधार हो, ताकि ये जो बिहार से पलायन, पढ़े लिखे लोगों का पलायन होता है, उनको लगता है कि बिहार में उनके लिए कोई ज़्यादा भविष्य नहीं है, बिहार में शिक्षा के लिए वैसी व्यवस्था नहीं है जैसी होनी चाहिए, जैसा हम दिल्ली मुंबई में आकर शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं जिस स्टैंडर्ड का। तो उस शिक्षा को लेकर जो बिहार में एक जो हालत है, उसकी विश्वसनीयता को लेकर जो संकट है, रोजगार की जो स्थिति है, इन तमाम मुद्दों पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि लोगों में जागरूकता बढ़ाएं ताकि वो वोटर के तौर पे और ज़्यादा परिपक्वता के साथ वोट करें, ताकि बदले बिहार। तो आज की चर्चा में हमारे साथ रवि प्रकाश जी के साथ और रवि प्रकाश जी के साथ एक और सज्जन हैं, प्रसून परिजा। प्रसून जी भी बिहार से आए हैं और काफ़ी पहले से वो आए और फिर उसके बाद दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं। तो प्रसून जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, रवि जी मुंबई से जुड़ते हैं। और प्रसून जी ने टेलीविज़न में भी काम किया है, अखबार में भी काम किया है और लंबे समय से हैं। वो आपको तो याद होगा कि इंडिया दिस वीक बहुत पुराना एक प्रोग्राम हुआ करता था। उस इंडिया दिस वीक रमेश शर्मा का प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, टेलीविज़न की पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। जिस टेलीविज़न की पत्रकारिता को लेकर आजकल कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता को लेकर, उस जिस विषय को वो बात करते हैं, दिन भर हंगामा करते हैं, उस विषय को लेकर एक आज बहुत तरह की चर्चा होती है। तो प्रसून जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे ही बात शुरुआत करता हूँ। प्रसून जी ये बताइए, इस बार बिहार में जब चुनाव हो रहा है तो हम सब को उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार ये ऐसी जानकारी आ रही है
कि इस बार करीब करीब 3 करोड़ वोटर हैं जो 18 साल से 36 या 38 साल का आंकड़ा है कि 18 साल से 38 साल के लोगों की संख्या इस बार 3 करोड़ से ऊपर है। लगभग लगभग 3 करोड़ है, ये बड़ी संख्या होती है। और अगर इतने परसेंट यूथ वोटर ही जाकर बूथ पर संक्रमण के डर से अपने घरों में कैद न रहें और बूथ पर जाकर वो वोट डाल दें, और वो जिस मंशा के साथ वोट डालें, मुझे लगता है उस मंशा के साथ अगली सरकार बन जाए। आपको क्या लगता है यूथ को इसमें यूथ में इस तरह जो जैसे 14 में यूथ आगे आया था तो इस देश में एक नया चेंज दिया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना था, क्योंकि उसके पहले कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही थी, कांग्रेस के बारे में एक स्थिति ऐसी पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना था कि वहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो यूथ लिखा और उसने एकदम से 10 साल की पुरानी सरकार को पलट दिया और मोदी जी को लेकर आया। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में जो 15 साल से नीतीश जी हैं उसको लेकर यूथ बहुत सेटिस्फाइड होगा, और क्या कोई बदलाव के लिए वोट करेगा, क्या करेगा, मतलब आपके क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या आप उनको कहना चाहेंगे? देखिए भावेश जी, बहुत आपको मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मैं लास्ट टाइम लोकसभा का मैं पूरे मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी में एनालिसिस कर रहा था, तमिलनाडु का वन ऑफ द लार्जेस्ट न्यूज़पेपर है दिनथांती, इट इज वन ऑफ द मतलब टॉप 10 न्यूज़पेपर में आता है, उसके लिए मैं कर रहा था। उसी समय मैं जिस गेस्ट हाउस में रह रहा था, फांसी साहब जुड़े हुए हैं, मैं परिचय कराना भूल गया, आप फांसी से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो उसका सारा इलेक्शन एनालिसिस मेरे सिंगल हैंड में आ गया था, तो काफी काम था। तो जब हम लोग वापस जाते थे, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। उस गेस्ट हाउस में चेन्नई में एक लड़का था, वो फर्राटे में तमिल में बात करता था। एक दिन मैंने उसको मोबाइल पे सुन लिया, वो मगही में या मैथिली में बात कर रहा था। मैंने बोला अरे तुम बिहार से हो? तो बड़ा संकोच कर रहा था, जवाब डायरेक्ट नहीं दे रहा था। मैंने बोला अरे बिहार क्यों, मैं भी बिहार का हूँ। तब वो थोड़ा सा खुला। मैंने उससे, चूंकि उस समय इलेक्शन एनालिसिस चल रहा था, एक ही सवाल मेरे मन में था। मैंने बोला कि क्या सोचते हो, ये जो प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन लोगों से खुश हो आप लोग? क्योंकि वो यूथ का, वो बिल्कुल माइग्रेंट बिहारी यूथ है, टिपिकल वो उसका क्लासिफिकेशन है, जो अभी वापस गया है बिहार। वो वोट करेगा, वो इन्फ्लुएंस करेगा, उसी का चेहरा हमने एज माइग्रेंट लेबर देखा है, जो अलग अलग प्रदेशों से बिहार वापस आए हैं और इस बार के इलेक्शन को माना जाता है कि वो लोग इन्फ्लुएंस करेंगे। उसने बोला कि हाँ, मैं इस प्राइम मिनिस्टर से बहुत खुश हूँ। मैंने बोला क्यों खुश हो? उसने जो जवाब दिया वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। उसने बोला आप देखो, मुझे घर बनाने के लिए वो मिल गया, पैसे मिल रहे हैं। मैंने बोला पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मिले या मिलने वाले हैं? बोला नहीं, हमारे अकाउंट में डायरेक्टली आ गया है और हम फोटो अपलोड करते हैं ऐप पे, उसको देख करके मुझे अगला इंस्टॉलमेंट मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ। वो खुश इसलिए था कि उसको बहुत सारी सब्सिडीज, उसको डायरेक्ट बेनिफिट्स मिल रहे थे। वो एक बहुत बड़ी ताकत है इनकम्बेंट सरकार के पास, डायरेक्ट बेनिफिट देने का, जो लोगों को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। दूसरा फैक्टर जो इस बार बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इलेक्शन को, वो है चूंकि लोग अक्सर घर में बैठे हुए हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों से उतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, बिकॉज यूथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, बहुत सोशल एनिमल होता है। वो सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है, और सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है कि 100% यूथ बिल्कुल सिंगुलर या लीनियर सोचता है। उसमें कई तरह के थॉट्स आते हैं, कई तरह की चीज़ें आती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, कई लोग साइलेंट होते हैं, लेकिन जो लोग साइलेंट होते हैं वो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। और साइलेंट वोट को कन्वर्ट करना, साइलेंट यूथ को वोट में कन्वर्ट करना, वो बहुत बड़ा आर्ट है, जो आज की जो मौजूदा इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, जो पार्टी है, वो जानती है। ऐसी बात नहीं है, रवि जी मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसी बात नहीं कि बाकी लोग नहीं जानते, बाकी लोग भी जानते हैं, लेकिन किसके पास रिसोर्सेज है? आज के दिन में इलेक्शन जो है वो रिसोर्सेज ओरिएंटेड हो गया है। किसके पास रिसोर्सेज है, किसके पास मशीनरी है, किसके पास मैन पावर है, वो उस फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकता है रियलिटी में। तो मुझे लगता है आज का जो यूथ है उसको सिर्फ एक चीज पे फोकस करना चाहिए, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब है सरकारी चीजें जितनी भी है वो बिल्कुल आसान हो जाए, मैं जाऊं और मेरा छोटा से छोटा काम बिना किसी पैसे के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के हो जाए। वही सबसे बड़ी नीड है आज की, और यूथ को उसी पे फोकस करना चाहिए, गुड गवर्नेंस। मैं इस चर्चा में फिर रवि जी को शामिल करता हूँ। रवि जी, हम लोग ये बात बार बार कही जाती है कि ट्रांसपेरेंसी आई है, पहले से जब ज़्यादा अब
कहा जाता था पहले कि केंद्र से 15 1 रुपया चलता है 15 पैसा पहुंचता है। तो अब जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ये सिस्टम बन गया है कि आपके अकाउंट में जाता है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि भ्रष्टाचार अभी भी कम नहीं हुआ है। आप बिहार में चाहे शिक्षा मित्र को पैसा देने की बात आती है तो भी उसमें मुखिया जी का पेज फंसा रहता है कि मुखिया जी के अगर के कहना नहीं मानता है वो, तो पता चलता है उसको रेगुलर पेमेंट नहीं हो रहा है, या मुखिया जी अपना कट पहले रख लेते हैं। इसी तरह से मनरेगा में भी उसी तरह का भ्रष्टाचार है, डायरेक्ट उसके अकाउंट में जा रहा है, मजदूरों के अकाउंट में, लेकिन कुछ कट जो है उसके ऊपर के लोग उससे वापस मांग लेते हैं। जैसे पहले पुराने समय में एक सिस्टम चला आ रहा था कि प्राइवेट स्कूल में टीचर्स को जो सैलरी मिलती थी उसमें से कुछ पैसा वापस मैनेजमेंट को कैश के रूप में दे देना होता था, और वो स्कूल जो है वो मेंटेन करता था कि मैं इसको 20,000 या 25,000 सैलरी देता हूँ, और उसमें से वो वापस 15-20-25 में से 10 वापस ले लेता था, तो उसकी एग्जैक्ट सैलरी 15 ही रहती थी। तो ये इस तरह का एक नया भ्रष्टाचार का एक व्यवस्था भी बन गई है। आपको क्या लगता है कि यूथ है जो अभी इस वक्त है वो सारे सिस्टम को समझता है? ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट बेनिफिट और जो ट्रांसपेरेंसी या जो नया सिस्टम डेवलप हुआ है उसको नहीं समझता है, उसको भी समझता है, और जो भ्रष्टाचार के नए तंत्र बन गए हैं उस चीज़ को भी समझता है। कैसे देखते हैं और क्या गाइड करेंगे आप ये कि क्या देखकर वोट करें? देखिए, मैं आपको एक चीज कहूं कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, तरीके बदल रहे हैं, बदले हुए तरीके में नए तरीके से भ्रष्टाचार आ रहे हैं। अब जहां तक यूथ का सवाल है, यूथ को सिर्फ और सिर्फ एक बात पे ध्यान देना चाहिए कि कौन हमको एक अच्छी सरकार दे सकता है, स्थिर और अच्छी सरकार कौन दे सकता है। क्योंकि बहुत सारे गठबंधनों की सरकार जो है ना वो भी बहुत डिस्टर्ब करती है, वो काम नहीं होने देती है, आपस के दांव पेच में हम फंसे रह जाते हैं, किसको संतुष्ट करना है, आज कौन असंतुष्ट हो गया। तो मैं युवाओं को सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल कर, एक ही बात समझाना चाहूंगा कि आप पार्टी छोड़िए, आप उम्मीदवार पे जाइए और बेहतर उम्मीदवार को अपना मत दीजिए। जब चुने हुए प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठा होंगे वो किसी न किसी तरीके से एक अच्छी सरकार बना देंगे। जाति को छोड़िए, धर्म को छोड़िए, एक अच्छे उम्मीदवार का चयन कीजिए, बस इतना ही ध्यान रखिए। सारे उम्मीदवार का बायोडाटा खंगालिए, किसकी आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है, किस उम्मीदवार के पास जमा पूंजी कितनी है, पता कीजिए उतनी जमा पूंजी कहां से आई है, और जो आपको सबसे बेहतर उम्मीदवार लगे सिर्फ उसको अपना मत दीजिए। आपको निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार मिलेगी, चाहे वो जैसे भी सरकार बनेगी, जिस तरीके से जोड़ तोड़ से बनेगी, ईमानदार लोगों की सरकार होगी, काम करने वाले लोगों की सरकार होगी, एक अच्छे सोच के साथ आए समाज में बदलाव करने वालों की सरकार होगी। एक बार फिर आजमा के देखिए, शायद इस बार कुछ बदल जाए, क्योंकि पिछले 30 साल से कुछ बदल नहीं रहा है। और 30 साल क्या, मैं तो 55 साल से देख रहा हूँ बिहार में कुछ नहीं बदल रहा है। चेहरे बदल जाते हैं, कुर्सी पे बैठने वाले लोग बदल जाते हैं, गाड़ियां बदल जाती हैं, सिस्टम वही चलता है और पूरा खाका वही का वही रखा हुआ है। कभी सड़कें बन जाती है, कभी अपराध बढ़ जाता है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। हमारे युवाओं के पास तो रोजगार के कोई साधन नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि। मतलब हमारे वोट से नेता की तकदीर बदल जा रही, लेकिन हमारे शहर की, हमारे देश, हमारे प्रदेश की, हमारे देश की तकदीर नहीं बदल पा रही। हमारी नहीं बदल रही है, हमारे वोट से बदल रही है। वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे वोट से नेताओं की, उनकी पार्टियों की तकदीर बदल रही है, लेकिन प्रदेश की और देश की हालत नहीं बदल रही है। हम बिहार पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बिहार में जरा सा विकास हुआ है तो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत विकास हो गया है। क्या वो बिहार महाराष्ट्र की तरह हो गया है? क्या बिहार गुजरात जैसा प्रोडक्टिव हो गया है? उसकी पर कैपिटा इनकम या वहाँ जो मिल और जिस तरह से रोजगार सृजन होना चाहिए, क्या वैसी स्थिति बिहार में बन गई है? तो क्या गुजरात डेवलप हो सकता है, बिहार नहीं हो सकता है? क्या महाराष्ट्र डेवलप हो सकता है, बिहार नहीं हो सकता है? कहीं ना कहीं कमजोरी है, कहीं ना कहीं जो नेताओं की नीयत ठीक नहीं है, पार्टियों की नीयत ठीक नहीं है, और उनको लगता है थोड़ा बहुत रिपेयर कर दो, थोड़ा बहुत काम कर दो, बाकी आराम कर लो और अपना काम कर लो, अपनी जेब भर लो। तो ये जो सिस्टम चला आ रहा है लंबे समय से, ये तो जब तक जागरूकता नहीं बढ़ेगी, और इस बार हमें उम्मीद ज़्यादा इसलिए है क्योंकि यूथ भारी संख्या में वोट डालने वाले हैं। उनको अगर हम और आप गाइड करें कि वो क्या क्राइटेरिया है, जैसा रवि जी कह रहे हैं कि वो कैंडिडेट थे, और क्या ऐसी चीज़ है प्रसून जी जिसको इनको गौर करना चाहिए?
पार्टी सिस्टम में अगर जाते हैं वो तो उनको कई ऐसी पार्टीज है जो अपने सिर्फ नंबर्स पूरा करने के लिए वो भ्रष्टाचारियों को, वो आरोपियों को, अपराधियों को टिकट दे रही है, दबंग लोगों देखिए को टिकट दे रही है। तो ये सिस्टम कैसे सुधर सकता है? देखिए भावेश हाँ। जी, दो चीजें हैं। एक है परसीव्ड इमेज, किसी आदमी की परसीव्ड इमेज यूथ के बीच में क्या है, वो एक्चुअली में क्या है। आज के दिन में सोशल मीडिया के कारण काफी कंफ्यूजन बीच में क्रिएट हो गया है कि ये बंदा रियलिटी में कैसा है और ये एक्चुअल पब्लिक इमेज में कैसा है। यूथ उसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा। मैं रवि जी से काफी अग्री करता हूं कि यूथ को देखना चाहिए कैंडिडेट का प्रोफाइल, लेकिन उस कैंडिडेट की रियलिटी इतनी परतों में छिपी है कि उसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आती। दूसरी बात, उनको ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट पावर ब्रिंग्स एब्सोल्यूट करप्शन। वो बंदा अच्छा भी होगा, वो आदमी अच्छा भी है, लेकिन अगर वो इलेक्शन जीत करके अगर उस पोजीशन में आ जाता है जहां पे उसके हाथ में पावर है, पावर को मिसयूज करने की अपॉर्चुनिटी है और उसके थ्रू उसको अर्न करने का है, तो ये एक अच्छे कैंडिडेट को हम चुन भी ले। हमने देखा है पास्ट में, हमने कई अच्छे कैंडिडेट को चुना है और वो एक बार सत्ता में, पावर में, चेयर में बैठ करके उसमें बिल्कुल उसमें बदलाव आ गया है। करप्शन, दूसरी बात क्या है कि हम यूथ जो है उसे करप्शन के मामले को बहुत सीरियसली लेना होगा। उसको एक जुगाड़ का ये नहीं मानना पड़ेगा। कई यूथ के बीच में ये जो लोग हैं जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड उन्होंने देखा हुआ है, जो इलेक्शन लड़के वो बन गए हैं राजनेता और उनके हाथ में सत्ता आ गई है, वो करप्ट हो गए हैं, यही इनके कहीं ना कहीं मुझे कहने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं उनके आइकन भी हैं, क्योंकि वो स्कॉर्पियो गाड़ियों में घूमते हैं, एक से एक मोबाइल यूज करते हैं, उनके गांव से हैं। आज से 10 साल पहले बिल्कुल सी ग्रेड के इंसान थे, लेकिन आज के दिन में उन्होंने इतना पैसा बनाया, इतनी उन्नति की, कहाँ से पैसा आया कोई नहीं सोचता। आज के दिन में यूथ, उसे चाहिए मोबाइल, उसे चाहिए अच्छी जिंदगी, तो वो उसकी तरफ ज्यादा जाता है। वो उतने एथिक्स एंड वैल्यूज के बारे में आज के दिन में आज का यूथ उतना एनालाइज नहीं करता है। तो उसे चाहिए कि अल्टीमेटली ये तो एनालाइज करना पड़ेगा ना यूथ को ज्यादा। जैसे मैं ये बार बार एक उदाहरण देता हूँ कि अगर यूथ को कहीं अगर एडमिशन लेना होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, तो वो देखता है कि किसकी क्या रैंकिंग है, कितना वक्त देता है, वो अपने रिलेटिव से पूछता है, तमाम तरह के क्वेरीज करता है। हमें जब अपने पर्सनल लाइफ के लिए कुछ भी, इवन हमें एक कमीज खरीदनी होती है, शर्ट खरीदना होता है, तो हम देखते हैं कि ब्रांडेड ये शर्ट जो है वो इतने की इसमें है, लेकिन इसमें वो इतने का इस कंपनी का मिल जाएगा और वो ज़्यादा उसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी है, उसका कपड़ा अच्छा होगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी। तो हम तमाम तरह की करते हैं, लेकिन हम जब वोट करना होता है हमें, तो हम इन बहुत सारे क्राइटेरिया पर विचार ही नहीं करते हैं। बहुत इतना ईजी है हमारे लिए वोट के बारे में डिसाइड करना कि हमें इसको देना है उसको देना। ये डिसीजन लेने की मतलब इसके बारे में हमारी सोच जो है बदल नहीं रही है शायद। इसके बारे में आप क्या कहते हैं और कैसे इसको आप समझाना चाहेंगे? देखिए, वो क्या होता है कि उनके नज़रों में ये जितने भी कैंडिडेट एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं। उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस वो नहीं देखते। उनका मानना है कि सारे एक ही हैं, कल को सबका हाल सेम हो जाएगा। आज किसी के हाथ में पावर है तो वो करप्ट है, जिसके हाथ में पावर नहीं है वो गांधी जी का नाम ले रहा है, वो गुणगान कर रहा है शराफत का। उनके परसेप्शन में यही है, उनको कोई खास फर्क नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही साफ, आप कहीं पे नहीं देखेंगे कि एब्सोल्युटली साफ सुथरा वैल्यूज ड्रिवन एक कैंडिडेट आ गया। उन्होंने कई ऐसे कैंडिडेट देखे हैं, बड़े बड़े राजघराने के, बहुत पढ़े लिखे, अमेरिका से लौटे हुए, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी छवि बहुत साफ होती है। इलेक्शन लड़ने के बाद, पावर के आने के बाद उनका भी वही हाल है। यूथ उतना वेट नहीं करना चाहता, उसे अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ, अच्छा मोबाइल, अच्छी बाइक, अच्छा घर, अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी चाहिए। और कहीं ना कहीं यूथ भी, लेकिन एक तो क्राइटेरिया हमें बनाना पड़ेगा कि जैसे हम 15 कैंडिडेट हैं, उसमें से मतलब सबसे कम जहरीला, सबसे कम खतरनाक कौन है? क्योंकि ठीक है हमारे पास नोटा का ऑप्शन है कि हम अगर एक बिल्कुल अविश्वास कर लें कि किसी में कोई क्षमता नहीं है, लेकिन एक बात ये भी आती है कि बार बार की राजनीति को बदलना है तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को आगे लाना पड़ेगा। लेकिन अगर राजनीति में पढ़े लिखे लोग, अच्छे लोग
आगे आकर काम करना चाहते हैं तो एक बार तो उन पर भरोसा करना पड़ेगा। जैसे मैं देख रहा हूँ बिहार में एक लंदन की पढ़ी हुई लड़की, हालांकि वो राजनीतिक परिवार से है, उसके पिताजी जेडीयू में है। आजकल आपने भी सुना होगा, बड़ी चर्चा चल रही है और सोशल मीडिया पर वो छाई हुई है, प्रियम चौधरी। तो वो आजकल वो चुनाव मुहिम में है, उनके साथ पूरी एक टीम आई हुई है और पढ़ी लिखी है और बिहार के बारे में एक रोड मैप लेकर आई। मैं उसका उदाहरण दे रहा हूँ, मैं उसकी ताकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ ऐसे लोगों को नोटिस लेना चाहिए कि क्या सच्चाई है। हम यहाँ से बैठे बैठे नहीं बता सकते, मीडिया में जो रिपोर्ट छप रही है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कितनी सच्चाई है उनके अंदर, क्या कोई ऐसा सचमुच उनके पास जो रोड मैप है बिहार को वो प्रैक्टिकल है। यूथ को जज करना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, क्या प्रैक्टिकल रोड मैप है, क्या ईमानदारी है, सचमुच वो कुछ बिहार में चेंज लाने की मंशा के साथ आई है, या एक जो घिसा पिठा राजनीतिक फार्मूला है। चूंकि उनके पिता तो उसी तरह के ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, जनता दल यूनाइटेड के साथ जुड़े हुए हैं और शायद अभी भी जुड़े हुए हैं। उनकी बेटी जरूर उनके खिलाफ में अभियान चल रही है, पूरे प्रदेश में घूम रही है, लोगों से मिल रही है और एक नया दृष्टिकोण रख रही है और कैसे वो बिहार को बदल सकती है, कैसे कौन सी इंडस्ट्री उसको लाना चाहिए, सारी बातें करे। तो इसी तरह के और भी, मतलब पीएम चौधरी के अलावा और भी छोटे छोटे कैंडिडेट हर जगह एक बार। और अभी मैं उदाहरण है, एक हमारे साथ एक लड़का एंकर था, वो भी बिहार में गया चुनाव में, अपनी किस्मत आजमाने गया है। उसने एंकरिंग छोड़ दी टेलीविजन की और वो 1-2 साल से वो यही मेहनत कर रहा था। उसने एक पार्टी बनाई है और वो मधुबनी अंचल के आसपास में सक्रिय है। तो वो इस सदिच्छा से गया है कि भाई मैं टेलीविजन पर एंकर के रूप में या पत्रकार के तौर पर मैं बहुत सारी बातें करता था, बदलाव की बातें करता था, लेकिन मैं प्रैक्टिकली करके देखना चाहता हूँ कि लोगों को समझाना चाहता हूँ, अगर लोग मेरे साथ होंगे तो क्या मैं बदलने की कोशिश करता हूँ, अगर बिहार को, अपने क्षेत्र को, तो बदल पाता हूँ कि नहीं बदल। तो ऐसे लोगों को एक बार मौका मिलना तो चाहिए। क्या कहते हैं आप? पहले प्रसून जी, और इसी सवाल पर मैं रवि जी का भी जवाब चाहूंगा। प्रसून जी, फर्स्ट टाइम एक बार भरोसा करना चाहेंगे कि नहीं? हाँ रवि जी बताइए। इसी उम्मीद के साथ संजय झा सहरसा से चुनाव लड़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। संजय झा जो दिल्ली में पत्रकार थे, वो अभी चले गए हैं सहरसा और सहरसा में डेली कैंपेनिंग कर रहे हैं अपने चुनाव के लिए। जहां तक रोड मैप की बात है, ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें अब विधायकों से, हर विधानसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों को एकत्रित होकर उनसे उनका रोड मैप समझना चाहिए और पूछना चाहिए कि आप अगले 5 साल में हमारी कंस्टिट्यूएंसी में, आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में क्या क्या करना चाहते हैं, आपकी क्या योजनाएं हैं। जब हम लोगों से इस तरीके से उनकी योजनाएं पूछेंगे, उन पे एक तरीके से हम दबाव डालेंगे कि भाई आप हवा में बात मत करो, धरातल पे समझाओ हमको, हो सकता है कि बदलाव की बयार शुरू हो। बहुत सारे लोग मैदान छोड़ के भाग जाएंगे जिनके पास समझ नहीं होगी कि वो करने क्या वाले हैं। तो रोड मैप मांगना जरूरी है, चाहे वो युवा हो या वृद्ध हो, कोई भी हो। नए विधायक जो चुनाव के मैदान में खड़े, सभी राजनेताओं को एक मंच पे खड़ा करके करना चाहिए कि अपनी अपनी बात कहिए, बताइए हमको कि हम आपको वोट क्यों दें। एक दिन अच्छे 10 बार एक मंच तैयार कीजिए, सभी विधायक उम्मीदवारों को खड़ा कीजिए और उनसे पूछिए भाई अपने पक्ष में तर्क दीजिए। आप देखेंगे कि जब लोग तर्क देंगे एक दूसरे के सामने ना, तो बहुत लोग एक्सपोज हो जाएंगे और एक बहुत सारी नई बातें सामने आएंगी और मतदाताओं को अपना निर्णय लेने में सहूलियत होगी कि उसको किसके साथ जाना चाहिए। देखिए मैं रवि जी की बात से सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं उसको थोड़ा और आगे ले जाना चाह रहा हूँ। ये इलेक्शन हो जाए और एक आदमी इलेक्ट हो जाए, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द जर्नी, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। उस पर कंटिन्यूअस प्रेशर बनाए रखना चाहिए, जिसको बोलते हैं फिजिकल प्रेशर। पूरी पॉलिटिशियंस को एक ही चीज का डर होता है, वो मॉब का डर होता है। मॉब का नेगेटिव मीनिंग नहीं, कहने का मतलब जनता का प्रेशर जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि हम यूथ वोट दे दे उसके बाद हमारा काम खत्म, नहीं। वो प्रेशर जो है वो उस पर बिल्टअप रहना चाहिए, क्योंकि वो 5 साल के पहले तो वो वापस होने वाला है नहीं। 5 साल में कई चीजें बदल जाती है, 5 नया जनरेशन यूथ का आ जाता है मार्केट में, उनकी थिंकिंग अलग होती है। तो उन पे कंटिन्यूअसली प्रेशर बनाए रखना चाहिए और सोशल मीडिया इसमें बहुत काम करता है। इन्होंने ये वादा किया और इतने लोगों ने, और इन्होंने ये वादा करके मुकर गए
और उस पे लोगों के कमेंट्स आने चाहिए। हालांकि उसको भी मैनेवर किया जाता है, जो कई पार्टियां कर रही हैं आज के दिन में, पब्लिक ओपिनियन को मैनेवर और लाइक्स को और कमेंट्स को कर रहे हैं। बड़ी बड़ी आर्मीज हैं जो इस चीज को मैनेज करती हैं, बट फिर भी उसमें सच्चाई पता चलती है। आपने जिस लेडी का नाम लिया, वो बहुत अच्छा उनका प्रोफाइल है, बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक कंप्लीटली अनकंट्रोल्ड है। उस पे जो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं वो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो ब्लैक ड्रेस में बहुत सुंदर लगती है। कई लोग बोल रहे हैं कि उन्हें खादी पहनना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं कि वो कलरफुल ड्रेस में अच्छी लगेंगी। शी इज अ जेन्युइन कैंडिडेट, बट सोशल मीडिया एक बिल्कुल अनकंट्रोल्ड सा मीडिया है। उस पर क्या रिएक्शन, किस चीज का क्या रिएक्शन होगा, जानना बहुत मुश्किल है। सो मेरा मानना यह है, कमिंग टू द पॉइंट, कि यूथ को, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के यूथ हैं, कंटिन्यूअसली ऑन ए वीकली मंथली बेसिस उससे इंटरेक्ट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव से वो प्रेशर बनाए रखना कि बॉस ये आपने बोला था, ये नहीं हुआ। भूलना नहीं है। कैंडिडेट जो जीत जाता है वो अपने वायदों को भूल जाए, वो तो एक बात है, लेकिन जो यूथ वोट दे रहा है उसे नहीं भूलना चाहिए। ही शुड एक्ट एज ए गार्जियन, एज अ कलेक्टिव गार्जियन, एज ए यंग कलेक्टिव गार्जियन जो बोलते हैं, और उस कंटिन्यूअस रिमाइंडर प्रेशर डालना चाहिए कैंडिडेट्स पे। हम वोट डाल के हम सोचते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है यूथ की। बिल्कुल। तो मैं रवि जी ये कह रहा था कि यूथ जो है चाहे तो इम्पोर्टेंट रोल इस रूप में भी निभा सकता है। मुझे लगता है ऐसा कि एक तो वो इस बारे में सर्च ज़्यादा करे, सच्चा और ईमानदार कैंडिडेट कौन है, और वो लीड करे अपने इलाके में उस चीज़ को। एक क्योंकि उसका भविष्य ज़्यादा दांव पे लगा हुआ है, उसको आगे आने वाले समय में उसको अपना भविष्य बनाना है। तो जो उसके परिवार के बुजुर्ग लोग हैं या जो समाज के बुजुर्ग लोग हैं, उनको वो गाइड करे कि भाई मुझे ये लगता है कि हमने अपने तरीके से जांच परख की है और ये आदमी जो है मुझे ठीक लगता है। वो कोई पॉलिटिकल कैंपेन की तरह नहीं, वो एक सोशल कैंपेन की तरह हो कि ये समाज के लिए, हमारे समाज के लिए अच्छा होगा। तो अगर यूथ इस तरह की भूमिका में आए, वो लीडर बने, क्राउड पुलर बने, तो शायद बिहार में इस तरह की एक नई चीज़ हो सकती है। और ये मेरा जो ये तरीका है, इससे आप कितना सहमत हैं और आपके पास क्या इस तरह का कोई नजरिया है? देखो भवेश जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत है। परिवर्तन की हवा हमेशा बिहार से चलती है। पूरे भारत में जब भी परिवर्तन हुआ है उसकी हवा बिहार से चलती है। ये चुनाव भी एक ऐसा अवसर हमको देता है कि हम एक परिवर्तन की नई लहर ला सकते हैं, अपने राजनेताओं के चयन का तरीका बदल सकते हैं, उनकी सोच को पर अब अंकुश लगाने का रास्ता निकाल सकते हैं। क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत बिहार से होती है और फिर बिहार आगे आया है एक नई दशा लेकर के देश के पूरे चुनाव परिदृश्य को चाहे तो बदल सकता है। बशर्ते हमको जगना होगा, हमको आगे बढ़ना होगा, हमको लड़ना होगा और हमको सामने वाले को समझाना होगा कि हम अब जागरूक हो गए। मतलब अलग होगा या आम चुनाव की तरह ये चुनाव भी इसी तरह से गुजर जाएगा? जैसे हम लोग बातें तो बहुत कर रहे हैं, पता नहीं इस तरह की बातें वहाँ के समाज में चर्चा का विषय है कि नहीं, कि हाँ कुछ हर चुनाव में एक अपॉर्चुनिटी है लोगों के सामने अगले 5 साल अपना भविष्य बनाने के लिए, और ये इतना गंभीरता से इसको लेना चाहिए। हालांकि ये कोरोना का संकट है और बहुत तरह की समस्याएं हैं सामने, और लोगों को लगता है सर कि अगर हम बूथ पे गए तो संक्रमित हो जाएंगे। एक डर भी दिखाया जाएगा शायद, ताकि जो इस डर का फायदा जिनको मिलता होगा वो ऐसी कोशिश भी करेंगे। राजनीतिक दांव पे अलग अपनी जगह है, लेकिन फिर भी यूथ को लगता है कि आगे बढ़ के अपनी भूमिका को बनाना चाहिए। और इस बार जो यूथ, बहुत सारे यूथ मैदान में भी हैं और वो चुनाव को गाइड भी कर रहे हैं। कम से कम में 3 नौजवान दिखाई दे रहे हैं मुझे। एक तेजस्वी यादव यूथ हैं जो बहुत अपने आप हिसाब से वो अपने आप को यूथ का एक आइकॉन के रूप में अपने आप को आगे कर रहे हैं। चिराग पासवान हैं, कन्हैया कुमार भी हैं। अब ठीक है, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू है, इनकी ओर से कोई ऐसा यूथ फेस आगे नहीं किया गया है, लेकिन छोटे छोटे दलों में यूथ हैं। क्या इनसे कोई उम्मीद की जा सकती है या किसी को इनकी ओर उम्मीद की नज़र से देखना चाहिए? प्रसून जी, देखिए, ये बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखिए
क्योंकि हम लोग काफी समय गुजार चुके हैं, हम लोग मेरे ख्याल से 27 मिनट से ज्यादा बात कर चुके हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। रवि जी के बिल्कुल ब्रीफ कमेंट के बाद। देखिए इन जी प्रसन्न जी। इन ये जो यंग लीडर हैं, इनको ये मानना चाहिए कि अभी जो बिहार का इलेक्शन है उसमें जो ये करेंगे, ये आगे का इनका पूरा करियर डिटरमिन करने वाला है। उन्हें अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर हट करके यूथ के साथ एक ऐसा फॉर्मूला अपनाना चाहिए जो इंटीग्रिटी और गुड गवर्नेंस बेस्ड है, जिससे यूथ का फेथ इन पे बने और इनका करियर आगे चले। इनके करियर की शुरुआत है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, उनका आगे का फ्यूचर डिपेंड करता है इस इलेक्शन में यूथ उनको कितना ट्रस्ट करता है कि वो कितने इंटीग्रिटी से वो गुड गवर्नेंस लाएंगे, और ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है विच दे शुड नॉट वेस्ट। रवि जी बस बहुत ब्रीफ में। हाँ, भविष्य ऐसा है कि जिन युवा नेताओं के नाम ले रहे हैं, इन नेताओं को सबसे पहले ये साबित करना होगा कि ये जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि इस चुनाव में जाति धर्म संप्रदाय को किनारे जब तक नहीं करेंगे, हम एक अच्छी सरकार नहीं बना सकते हैं, एक अच्छी सरकार का चयन नहीं कर सकते हैं। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने इतना समय दिया और अब यूथ को लेकर जो है बहुत सारी चर्चा की हमने। इसी तरह की चर्चा के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे, और हमारी कोशिश ये है कि बिहार में एक सामाजिक चर्चा को महत्व मिले। सियासी चर्चा तो हम करते ही हैं, टेलीविजन चैनलों पर आप लगातार देख रहे होंगे कि सियासी बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और इसका हिसाब किताब लगाया जा रहा है कि कैसे कौन जीत जाएगा। लेकिन बिहार तभी जीतेगा जब वहाँ बिहार की जनता के हिसाब से वहाँ की सरकार बनेगी और बिहार की जनता के हिसाब से वहाँ का कोई मुख्यमंत्री बनेगा जो बिहार इस वक्त जहाँ खड़ा है उसको वहां से लेकर आगे तक की यात्रा को पूरा करेगा। इस पूरी चर्चा में फिलहाल इतना ही। हम मिलते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।